तो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। जल्दी से फटाफट आएंगे। और आप सभी को पता है कि डेली शाम को 5 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास लाइव होती है। तो फटाफट जल्दी से आप लोग क्लास में आइए और मुझे बताइए कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। एक बार जल्दी से ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन दीजिए। और आज की क्लास धमाकेदार क्लास, जो मैंने टारगेट है रखा है आपका 500 MCQ का ये ब्रह्मास्त्र जो है वो आने वाले परीक्षा में CGL का, CHSL का, दिल्ली पुलिस का पेपर, जो भी आने वाले समय में 2-3 महीनों में जितने एग्जाम होने वाले हैं, तो ये 500 MCQ के अंदर ही क्वेश्चंस को समाहित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से सभी लोग क्लास में कनेक्ट होइए भाई, जल्दी से आ जाओ एक बार और मुझे बताओ मेरी वॉइस क्लियर है। जल्दी से मेरी वॉइस का कंफर्मेशन दे दो फटाफट, फिर क्लास को करते हैं लाइव। क्लियर है, धन्यवाद। ठीक है, चलो तो हमारे साथ क्लास में आ चुके हैं अशोक जी, अमन जी, और यहाँ पर हैं आकाश वर्मा जी, आयुषी शर्मा जी, मनीषा जी हैं, मनु सहरावत जी, अंशुल शर्मा जी, जय बाबा, केदार भाई, मोहित जी हैं, और परमेश्वर जी हैं। स्वागत है दोस्त, साक्षी जी, रविंद्र जी, सीमा जी, खुशी जी, राकेश जी, और निशांत जी हैं। ठीक है, स्वागत है। सिंह विशाल जी, जय श्री राम भाई। ठीक है, रविंद्र सिंह जी, और यहाँ पर ठीक है, ओके, रागनी कुमारी जी, स्वागत है, और गुरमीत पाल। तो जितने लोग आ चुके हो आप सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग है, नमस्कार है, राधे राधे है भाई। क्लास को लाइव करेंगे, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। जल्दी से एक बार मैं आपके कमेंट को बड़ा कर लेता हूं और फिर क्लास को लाइव करते हैं। चलो एक बार जल्दी से क्लास के लिंक को शेयर कर दो आप लोग, ठीक है ना। एक मिनट, चलो एक बार फटाफट क्लास के लिंक को शेयर कर दो। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करते रहा करो, क्योंकि जितने भी लोग आएंगे वो कंपटीशन आपको पता चलेगा कि कितना कंपटीशन है आपके और लोगों के बीच में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रागिनी जी, वेरी गुड इवनिंग, क्लियर है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये सोशल मीडिया लिंक जो मैं आपको डेली बताता हूं, ठीक है। तो जो बच्चे नए जुड़ते हैं, जिन्हें नहीं पता है, आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल जो है मेरा वो GS बाय अविनाश वर्मा है, सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो मिल जाएगा, इसको ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको PDF नोट्स जो है करंट अफेयर वगैरह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे पर्सनल पूछ सकते हो। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम के अंदर आप मुझे पूछ सकते हो, और दिस इज द इंस्टाग्राम हैंडल अविनाश राहुल 07। इस इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे ये इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो, और आप अपने कोई भी पर्सनल डाउट है, क्वेरी हो, आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर है? बाकी आप जो भी जहां से भी कनेक्ट हो सकते हो, जो लोग हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं है वो कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइएगा, क्योंकि जितनी चीजें हैं आपको नोट करते रहना है। और भाई पेपर में सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है, ये मैंने पहले ही दावा कर दिया है। चलो अब हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो आज के सेशन का हमारा सबसे पहला सवाल आ चुका है। आज के सेशन का सबसे पहला सवाल, और बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? क्या है फेमा यार, ठीक है। तो देखो, फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। फेमा का क्या मतलब होता है भाई? तो फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब ये क्या होता है भाई? अब ये क्या होता है? जो भी फॉरेन की कंपनीज हैं जो भारत में आके इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है, जो भी फॉरेन की कंपनीज हैं इंडिया में आके अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है, तो उन पर उनका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए भाई? उनको मैनेज करने के लिए भी कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। जो भी फॉरेन कंपनियां आके इन्वेस्ट कर रही हैं, तो इन सबको मैनेज करने के लिए जो बनाया गया है दैट इज फेमा, ठीक है। फेमा यानी कि फॉरेन, आप नाम से क्लियर समझ लो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये कब बना था? ये एक्ट आया था 99 में, ठीक है। 1999 में ये अधिनियम आया था, एक्ट बना था, मतलब कि एक कानून बना था। और इस कानून के तहत जो भी फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं, उन पर हर तरीके का मैनेजमेंट करना है, जैसे ट्रेड का, ठीक है, कैसे व्यापार करती हैं वो कंपनी, ठीक है, किस प्रकार से पैसों का लेन देन होता है ना, एक्सचेंज होता है पैसों का, तो कैसे क्या, यानी कि सारा मैनेजमेंट जो है वो इसी के अंतर्गत होता है। 99 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और 2000 से लागू होता है, ये सन 2000 से लागू होता है। सर मेरे SSC GD का फिजिकल क्लियर हो गया, गुरमीत पाल जी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका फिजिकल क्लियर हो गया है, और शुभकामनाएं भी हैं आपको कि आप जल्दी ही एक सरकारी पद पर चयनित हो जाएंगे, ठीक है। बस अपना लक्ष्य बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए, और जितने भी एग्जाम इंडिया के स्टूडेंट हैं सबका चयन किसी न किसी में एक होना चाहिए इस वर्ष के अंत तक, ठीक है। बस बने रहिए सब लोग।
चलिए, तो ये क्लियर हो गया। फेमा क्या है, व्हाट इज द फेमा, क्लियर है भाई, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, मैंने एक पेज यहाँ पर लगा रखा है आपके लिए, दिस इज द फेमा। और 1999 आप देख सकते हो 99 में जो है इसका एक्ट आया था, एंड यही सब बात लिखी हुई है, ठीक है। कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो लॉ है वो बनाने का काम है इसका, ठीक है। इसके अलावा फैसिलिटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, ठीक है, यानी कि व्यापार और पैसों का जो लेन देन है, ठीक है, ट्रेड एंड पेमेंट्स मतलब कि जो व्यापार है और पैसों का जो लेन देन है उस पर मैनेजमेंट करता है ये संस्था, दैट इज फेमा। क्लियर है, अब तो नहीं भूलोगे। सर यूपी पुलिस और यूपीएसआई की नोटिफिकेशन आ गई है। बिल्कुल निशांत जी, मैंने ही नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर भी भेजा है, आप सभी ने देखा होगा, मैंने फेसबुक पर भी नोटिफिकेशन डाला है यूपी पुलिस का। अभी टेंडर जारी हुआ है, ठीक है। अभी किसके पास एग्जाम कराने का टेंडर है अभी ये जारी नहीं हुआ है। तो जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा यूपी पुलिस का अलग से बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैंने बताया है जो बैच होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, जैसे हम लोग डेली क्लासेस दे रहे हैं आपको बिल्कुल फ्री, ये भी यूट्यूब पर क्लास होगी बिल्कुल फ्री, ठीक है। यूपी पुलिस के लिए डोंट वरी, सब बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरा हमेशा फोकस होता है पढ़ाई करो और एग्जाम में नंबर लेकर के आ जाओ सब, ठीक है भाई। डॉली जी वेरी गुड इवनिंग। चलिए गुरमीत पाल जी, अब अपने अगले लक्ष्य की तरफ बढ़िए, ठीक है। एक लक्ष्य आपको मिला है, अब अगले लक्ष्य की तरफ बढ़िए, यही होता है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और भाई शेयर लाइक में तो कंजूसी करोगे ना, देखो गुरमीत पाल जी अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको भी ऐसे ही बनना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइट हाउस प्रोजेक्ट इज नॉट इंप्लीमेंटेड, ठीक है। यानी कि निम्न से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अगरतला, रांची, चेन्नई, पटना। आपको बताना है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है किस शहर में नहीं शुरू हुआ है, जल्दी बताओ। गुरमीत पाल जी बहुत बढ़िया, मनु सहरावत जी का उत्तर है बी, बहुत बढ़िया। ऋतिक बालियान जी का उत्तर है बी, बहुत बढ़िया। देखो इस क्वेश्चन को समझो, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है, ये भारत सरकार की एक योजना है, स्कीम है। कैसी योजना है, तो प्रधानमंत्री ये शहरी आवास योजना है भाई। कौन सी योजना है, तो पीएम ये जो है शहरी आवास योजना है, इसके तहत यानी लाइट हाउस परियोजना के तहत जो है वो शहरों में घर बनाए जाएंगे, बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे और वो ऐसे लोगों को आवंटित किए जाएंगे जिसको इसकी जरूरत है, यानी कि गरीब लोगों को। शहर में जो गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए सरकार ने ये योजना शुरू की है, दैट इज द लाइट हाउस प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसमें ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत काम करता है। क्लियर है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत काम करता है। अजय कुमार यादव जी वेरी गुड इवनिंग दोस्त, कैसा पेपर हुआ भाई अजय जी बताइएगा। चलो अब एक बात समझना, ये लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट है ना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, नोट करते चलो। लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट है इंडिया के 6 स्टेट में शुरू हुआ। कितने स्टेट में, 6 राज्यों में इसको शुरू किया गया दोस्तों, ठीक है। 6 राज्यों में इसको शुरू किया गया। 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले तो मैं आपको बता दूं लाइट हाउस परियोजना कहां पे नहीं शुरू किया गया, दैट इज पटना में नहीं हुआ, ठीक है। पटना में ये शुरू नहीं हुआ था, 6 स्टेट में शुरू हुआ था। वो कौन कौन से स्टेट हैं, तो आप देख सकते हो रांची में हुआ था, मतलब कि झारखंड की कैपिटल जो है वो रांची में इसको शुरू किया गया था लाइट हाउस प्रोजेक्ट को। अगरतला में भी शुरू किया गया था, अगरतला जो है आपकी त्रिपुरा की कैपिटल है। चेन्नई में शुरू किया गया था, चेन्नई आपकी तमिलनाडु की कैपिटल है। तो 3 तो यहाँ पे ऑप्शन से हो जाएगा। 3 और स्टेट कौन से हैं, तो 3 और स्टेट हैं, दैट इज आपका यूपी का लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू किया गया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट को, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में भी शुरू किया गया है। गुजरात में कहां पर, तो राजकोट नाम का एक शहर है, गुजरात में राजकोट नाम का एक शहर है, वहां पे लाइट हाउस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इसके अलावा एमपी में शुरू किया गया है। एमपी में कहां पर, तो एमपी में इंदौर में, यानी केवल 6 सिटी में, 6 सिटी मतलब 6 स्टेट और उनके 6 शहर, समझ रहे हो ना। तो अगर स्टेट पूछे कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट कितने स्टेट में शुरू हुआ है, तो आप बोलोगे 6 स्टेट में, और उन 6 स्टेट के जो शहर के नाम है वो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज झारखंड की कैपिटल रांची, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, ठीक है। इसके अलावा त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, यूपी की कैपिटल लखनऊ, ठीक है। इसके अलावा गुजरात का जो शहर है राजकोट, गुजरात की कैपिटल जो है आपका वो क्या है भाई, वो राजकोट नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि सर गुजरात की कैपिटल राजकोट है, जरूरी है कि कैपिटल में ही शुरू हुआ हो, शहर में भी हो सकता है। जैसे गुजरात की कैपिटल क्या है बताना कोई, कई लोग अहमदाबाद कहते हैं, है ना, गुजरात की कैपिटल कई लोग अहमदाबाद कहते हैं, बताना जरा। बढ़िया हुआ सर, बहुत बढ़िया अजय जी, आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से ही।
सर ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, पूछेगा भाई, मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेके आऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो 6 भारत के 6 स्टेट में शुरू हुआ है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, आपको ध्यान रखना है। पटना में शुरू नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो यहां पर आप देख लो फटाफट, यहां पर आप देख लो लाइट हाउस प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मैंने क्या बताया आपको, ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है। इसके तहत शहरों में घर बनाए जाएंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से शहरों में बड़े बड़े घर बनाए जाएंगे और ऐसे लोगों को आवंटित किए जाएंगे जिनके पास घर नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने इसको क्या किया था, शिलान्यास किया था। कैसे? वर्चुअल रूप से मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो है इसका शिलान्यास किया था। और दिस इज द लाइट हाउस प्रोजेक्ट। आप देख सकते हो 6 शहरों में शुरू हुआ, दैट इज द, ये आपका राजकोट, ठीक है, राजकोट गुजरात के अंदर है ना। देख लो फटाफट एक बार मैप भी। और फिर आपका इंदौर एमपी के अंदर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, रांची झारखंड की कैपिटल है, और जो चेन्नई है वो तमिलनाडु की राजधानी है। क्लियर है? तो दीज आर 6 सिटी जहां पे मैंने सर्कल किया है। ये 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? गांधीनगर, बहुत बढ़िया। मनु जी, अजय जी, और यहाँ पे साक्षी शर्मा जी, एक्रोटाइम जी, आकांक्षा जी, सबका उत्तर ठीक है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, ठीक बात है, लेकिन गुजरात के राजकोट में शुरू हुआ है, ठीक है। तो 6 सिटी है। अच्छा, लाइट हाउस से मुझे अब ये समझ गया ना, लाइट हाउस है, ये मत समझ लेना कि बल्ब लगाने वाला है, ठीक है। कई लोग सोचेंगे लाइट का मतलब प्रकाश, प्रकाश से मतलब कि बल्ब, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट हाउस का मतलब है कि शहरों में घर बनाने की स्कीम है ये सरकार की, मोदी जी की, ठीक है ना। क्लियर है? 6 शहरों में शुरू हुआ था, ये भी क्लियर है। चलो, अब मेरे को जल्दी से बताना, मुझे लाइट हाउस से एक क्वेश्चन याद आ रहा है, जरा कॉपी में नोट करना, सब कॉपी में नोट करना जरा। लाइट हाउस से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है भाई, है ना। लाइट हाउस से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से लिखना है इसको। क्वेश्चन क्या है? रुक जाओ, नोट करो इसको कॉपी में जरा। लाइट हाउस से रिलेटेड एक क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, 1 मिनट। चलो जल्दी से क्वेश्चन नोट करना, लाइट हाउस से रिलेटेड है। क्या है भाई? लाइट हाउस, लाइट हाउस, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। हाँ चलो, इसको नोट करना। क्वेश्चन 1, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, साइड में नोट कर लो, और ये क्वेश्चन आपको खुद से फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, खुद से। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो। इसको गूगल करना है, उत्तर फाइंड आउट करना है खुद से, ठीक है। चलो, तो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी क्या है, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज, भूमध्य, हिंदी वाले लिख लो, भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना। अब क्वेश्चन तो चलो ये आपको ढूंढना है, क्वेश्चन क्या ये ढूंढना है, मैं अभी नहीं बता रहा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा ये मेडिटेरियन सी के बारे में, ये मेडिटेरियन सी के बारे में आप समझ लो जरा, है ना। मेडिटेरियन सी के बारे में समझ लो, भूमध्य सागर के बारे में समझ लो आप लोग जल्दी से। चलिए, इस मेडिटेरियन सी से समझना आप लोग, भूमध्य सागर में किसका कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, किसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। तो भूमध्य सागर में जो है आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर खेती होती है किसकी सबसे ज्यादा, वाइन की, है ना, वाइन, ठीक है, वाइन की, है ना, शराब की खेती, है ना, यानी कि शराब वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, वाइन वगैरह, शराब वगैरह बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहीं पे आपको सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है दैट इज द सिट्रस फ्रूट, है ना, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे, सिट्रस फ्रूट, ठीक है, सिट्रस फ्रूट। ये रेड कलर विजिबल है, रेड कलर विजिबल है भाई, है ना। उत्तर भी आ गया, अविनाश सर का चैंपियन, बहुत बढ़िया दोस्त, काफी टाइम बाद अब क्लास में आए हो, ठीक है। चलो वीडियो को जल्दी से शेयर करूंगी सब लोग। चलो, तो मेडिटेरियन सी में सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन होता है दैट इज द सिट्रस फ्रूट, यानी कि खट्टे फल। सिट्रस फ्रूट का मतलब कि खट्टे फल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। वाइन का उत्पादन यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, शराब का उत्पादन यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? जानते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछता है भाई कि भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी में सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन होता है ना। अभी समझना, एक और क्वेश्चन यहाँ पे याद आ रहा है मेडिटेरियन सी में, कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, एक बात और याद रखना, इसी मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से भारत में बारिश होती है ना। यहीं से हवा उठ करके जाती है और आर्द्रता लेकर के, ह्यूमिडिटी लेकर के इंडिया में बारिश होती है। और यहाँ से जो बारिश, इसकी वजह से जो इंडिया में बारिश होती है वो कौन सी बारिश होती है पता है आपको, है ना, कौन सी बारिश होती है? तो आपको बता दूं, इंडिया में सर्दियों में, यानी कि विंटर में, कलर चेंज करता हूं मैं, रुक जाओ, है ना, इंडिया में विंटर में
हाँ जी बिल्कुल, सिट्रस फ्रूट, बहुत बढ़िया। ठीक है, विंटर में जो बारिश होती है भारत में कौन से एरिया में, तो विंटर में भारत में जो बारिश होती है नॉर्थ वेस्ट वाले क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्ट वाले यानी कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो बारिश होती है दोस्तों वो आपका मेडिटेरियन सी की वजह से होती है। और कैसा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दैट इज द पश्चिमी विक्षोभ। किसके कारण से बारिश होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से बारिश होती है भाई, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से बारिश होती है, दैट इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं उनको पता होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण से भारत में जो बारिश होती है वो सर्दियों में कहां पर होती है, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में होती है, दैट इज द उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है इंडिया का, वहां पे बारिश होती है विंटर में। ठीक है, और किसकी वजह से ये आता है, पश्चिमी विक्षोभ किसकी वजह से आता है, तो मेडिटेरियन सी की वजह से आता है, यानी कि भूमध्य सागर की वजह से आता है। क्लियर है भाई, ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है भाई, उसको भी नोट करना जरा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने वाली कौन सी नहर है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने वाली एक नहर है भाई, उस नहर का नाम बताना जरा सब। ठीक है, कैनॉल, कौन सी कैनॉल है जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है, रेड सी मतलब लाल सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताओ, है ना। दिमाग में क्वेश्चन आया मेरे का भाई, बता दो नहीं तो फिर स्किप कर जाएगा। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट करो सब कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाली कैनॉल कौन सी है भाई, फटाफट कमेंट बताओ, फटाफट जल्दी से कमेंट में बताओ, मुझे बताओ जल्दी से। स्वेज कैनाल, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक्रोटाइम जी बहुत बढ़िया, सोनाली जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परमेश्वर जी बहुत बढ़िया, पुनीत जी बहुत बढ़िया, अरे वाह, अंशुल जी बहुत बढ़िया। कौन सा है आपका, स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर, स्वेज नहर मतलब कि स्वेज कैनाल, है ना, इंग्लिश में इसको लिखते हैं स्वेज कैनाल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, स्वेज कैनाल क्या करता है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और याद रखना, जो स्वेज नहर है आपका वो मैन मेड है। ठीक है, मैन मेड है ये, है ना, यानी कि मानव निर्मित है ये। ठीक है, मानव निर्मित है, मैन मेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है भाई, क्लियर है। 1854 में निर्माण शुरू हुआ था, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो ऐसे ना आपको रिलेट करते रहना है, दिस इज द स्ट्रेटजी, है ना, ये स्ट्रेटजी है आपको जीके, जितना आता हो दिमाग दौड़ाओ, दौड़ाओ चारों तरफ दौड़ाओ, ठीक है, और फिर करो, है ना। ऐसे नहीं बस आके बस क्वेश्चन कर लिया, उत्तर कर लिया, बस काम हो गया, नहीं, आपको दिमाग दौड़ाना, हर क्वेश्चन में हर ऑप्शन में आपको दिमाग दौड़ाना है, राइट, कोई दिक्कत। चले आगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ पे ये क्लियर हो गया। ठीक है, लाइट हाउस का क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, 6 स्टेट में मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। ठीक है, 6 स्टेट में लाइट हाउस प्रोजेक्ट बता दिया और लाइट हाउस से रिलेटेड जो क्वेश्चन मेरे को दिमाग में था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप सभी को बड़ा अच्छा रिवीजन मिल गया होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करो, हमेशा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। चलो बताओ बड़ा, फटाफट बताओ इसको। चलिए एक मिनट, चलिए क्वेश्चन है कि विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी, इंडियन टेलीकॉम कंपनी इज वर्ल्ड 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। ठीक है, यानी कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी जो है विश्व की 5वीं नंबर की सबसे बड़ी जो है, सबसे मजबूत ब्रांड पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड पूछा है, मजबूत ब्रांड पूछा है 5वें नंबर की। ठीक है, क्लियर है, उत्तर आ चुके हैं साक्षी जी के, डॉली जी के, अविनाश सर का चैंपियन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं फटाफट, 5वां नंबर का पूछा भाई, यानी कि आपको भाई पहला दूसरा भी तो पता होना चाहिए ना। इंडिया का तो चलो 5वें नंबर का है, लेकिन पहला दूसरा तो पता होना चाहिए, तो लिख लेना, लिख लेना, कॉपी में लिख लेना। सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, एप्पल, है ना, सबसे पहले नंबर पे कौन सा है भाई, एप्पल है, एप्पल है पहले नंबर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है भाई, ये भी लिखो, दूसरे नंबर पे क्या है भाई, दूसरे नंबर पे है अमेजन। ठीक है, दूसरे नंबर पे है अमेजन। ठीक है, तीसरे नंबर पे लिख लो, तीसरे नंबर पे है गूगल, गूगल, ये मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रॉन्गेस्ट जो है मजबूत ब्रांड। ठीक है, चौथे नंबर पे है आपका टाटा, टाटा, और 5वें नंबर का है अपना रिलायंस जियो। ठीक है, रिलायंस जियो है 5वें नंबर का। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है रिलायंस जियो। ठीक है, और टॉप के भी ये 4 बता दिया मैंने। ठीक है, 5 याद रखना सब लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत।
वंदना पाल जी, गुरमीत पाल जी, बहुत बढ़िया। वंदना पाल जी कहती है सी नहीं होगा, आइडिया इतना मजबूत ब्रांड नहीं है वंदना जी, ठीक है। चलिए, गुरमीत पाल जी का उत्तर ठीक है, डॉली जी और साक्षी जी का सबका उत्तर ठीक है। समझ गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज लगा हुआ है, ठीक है, आपके ऑलरेडी है ना, पीडीएफ को जब पढ़ोगे तो देख लेना एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखें, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, क्लियर है, ठीक है। देखो एक बात याद रख, साइड में हूँ, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लेना, ठीक है। मैं एक बार वो करता हूँ, हु इज द ऑथर, हमें बताना है ऑथर ऑफ द वर्क द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, अ स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस, ठीक है। चार ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय और जवाहरलाल नेहरू, ये चार ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। तो भाई बुक का नाम है द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, अ स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस। बुक का नाम आप देख रहे हो कितना बड़ा है ना, घबराना नहीं है, ठीक है। देखो बुक्स एंड ऑथर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आपको ऐसे ही याद रख लेना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि भाई किसी व्यक्ति ने बुक लिखी है तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा भाई, वो तो आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो इसका याद कर लेना भाई, इनके जो लेखक ऑथर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसको लिखा है, क्लियर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी, अजय कुमार यादव, दोस्त दादा भाई नौरोजी नहीं होगा, है ना, कहाँ पढ़े हो दादा भाई नौरोजी के बारे में कि इन्होंने ऐसी बुक लिखी है। उनकी तो बुक है आपकी पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाली, है ना, वो पॉवर्टी वाली किताब इन्होंने लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, क्लियर है। चलो, तो अंबेडकर साहब हो जाएगा इसका ठीक उत्तर, ठीक है। अब अंबेडकर जी के बारे में कुछ बातें आपको जो याद रखनी है, ठीक है। अंबेडकर जी के बारे में कुछ बातें आपको याद भी होंगी और कुछ नहीं भी होंगी, जो याद है वो भी आप कमेंट करो, मैं भी बताता हूं आपको। चलो, अंबेडकर जी के बारे में कुछ चीजें नोट करो सब लोग, इनके बारे में कुछ चीजें नोट करो, इनके द्वारा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं अंबेडकर जी के बारे में। इनकी एक पत्रिका थी मूक नायक, नोट करते रहना, अंबेडकर जी की एक पत्रिका थी दैट इज मूक नायक, मूक नायक, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मूक नायक जो है वो किसकी पत्रिका थी, ठीक है, तो अंबेडकर जी की थी, ठीक है। इसके अलावा अंबेडकर जी के अलावा इनकी क्या क्या और रचनाएं हैं और क्या क्या इनके द्वारा फेमस है, तो मूक नायक के द्वारा अलावा बहिष्कृत भारत भी इन्होंने लिखा है, ये भी एक पत्रिका है, बहिष्कृत भारत, ठीक है, बहिष्कृत भारत। इंग्लिश में भी सेम ही बोलेंगे भाई, क्योंकि ये पत्रिका का नाम है तो इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मूक नायक आपको याद रखना है, बहिष्कृत भारत याद रखना है आपको अंबेडकर जी से रिलेटेड, ठीक है। बाकी एक तो क्वेश्चन में बुक का नाम है तो ये तो आप क्वेश्चन कर लोगे भाई, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर, बिल्कुल वंदना जी सही बात है, ये भारत के पहले कानून मंत्री थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शाबाश, जितना याद आए ना बोल दो, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा और क्या जानते हो आप लोग इनके बारे में, ठीक है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भाई, ठीक है, संविधान सभा में ये क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसको हम बोलते हैं प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है संविधान सभा में। चलो, तो मूक नायक इनकी है, बहिष्कृत भारत इनकी है। इसके अलावा क्या याद आ रहा है भाई, साइड में है ताकि आप लोग देखते रहो, ठीक है। इसके अलावा याद रखना आपको दैट इज द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इन्होंने एक पार्टी बनाया था, अंबेडकर जी ने एक पार्टी बनाई थी, वो पार्टी का नाम याद रखना इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट, नोट करते रहना मेरे साथ, लेबर पार्टी। ये सब अलग से क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है आपसे। ये कब बनाया था, 1936 में, ठीक है, 1936 में। तो 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है और अलग से पूछा जा सकता है, मैं भी कभी किसी सेशन में ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। चलो, तो मूक नायक हो गया, बहिष्कृत भारत हो गया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हो गया। इसके अलावा अंबेडकर जी का आप सबने सुना होगा पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के साथ, गांधी जी के साथ इनका पूना पैक्ट हुआ था 1932 के अंदर, ठीक है, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट मतलब कि पूना समझौता हुआ था, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है, शाबाश, ठीक है। पूना पैक्ट भी हो गया, ठीक है, पूना पैक्ट भी याद रखना है। और एक बात और, अंबेडकर जी को 1990 में भारत रत्न मिला था, ठीक है, 1990 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था, ठीक है ना, 1990 में इनको भारत रत्न मिला था, ये भी आप लोग को ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा क्या याद रखोगे भाई, इसके अलावा क्या याद रखोगे, वेटिंग फॉर वीजा, ठीक है। अंबेडकर जी की आत्मकथा का नाम लिख लेना है, बायोग्राफी का नाम लिख लो, इनकी जो बायोग्राफी का नाम था, आत्मकथा का नाम था, दैट इज द वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर
वीजा, ठीक है, ये भी याद रखना। वेटिंग फॉर वीजा किससे रिलेटेड है? अंबेडकर जी से रिलेटेड है, ये इनकी आत्मकथा का नाम है, ठीक है। ये पहली बार कई लोग सुन रहे होंगे, ठीक है, और जो पहली बार सुन रहे होंगे वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि घिसा पिटा रटा रटाया सबको याद है, ठीक है। घिसा पिटा रटा रटाया जो क्वेश्चन है सबको याद है, नया क्या याद है वो आपको देखना है, ठीक है। तो वेटिंग फॉर वीजा अंबेडकर जी की है भाई आत्मकथा, ठीक है। इसके अलावा और क्या याद रखोगे? हाँ, अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, ठीक है। जिस ईयर में इनकी डेथ हुई थी 1956 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, और उसी वर्ष में इन्होंने बौद्ध धर्म को जो है वो धारण कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो इनकी जो डेथ हुई थी, है ना, इनकी जो समाधि है उसका नाम क्या है भाई? तो इनकी जो समाधि का नाम है दैट इज अ चैत्य भूमि, है ना, ये भी याद रखना है। चैत्य भूमि जो है वो इनकी समाधि का नाम है, चैत्य भूमि, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चैत्य जो शब्द है वो बौद्ध धर्म का शब्द है, ठीक है। चैत्य जो वर्ड है वो बौद्ध धर्म का वर्ड है, तो आपको याद रखना है कि इनकी जो समाधि का नाम है दैट इज द चैत्य भूमि। क्लियर है? चलो, इसके अलावा याद रखना आप लोग, हाँ, एक और क्वेश्चन याद रखना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है भाई? चलो एक क्वेश्चन और लिख लो भाई, एयरपोर्ट इनके नाम पर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिख लो, है ना। यहां पे मैं नहीं लिख रहा हूं, जगह नहीं है, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो लिख लो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे बाबा साहब ने, बिल्कुल आदित्य यादव जी, ठीक है। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 3 हुए थे और तीनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। लिख लो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? नागपुर में है, ठीक है। कहां पर है? नागपुर के अंदर है ये, ठीक है, नागपुर के अंदर है भाई, बहुत बढ़िया। और नागपुर को ही ऑरेंज सिटी भी कहते हैं, ठीक है। नागपुर को क्या बोलते हैं? ऑरेंज सिटी भी कहते हैं, नागपुर को याद रखना है। और यहीं पर क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बाबा साहेब अंबेडकर जी का। क्लियर है? रिवाइज हो रहा है कि नहीं? मन में सोचो और निकालो बाहर, ठीक है। मन में जो याद आ रहा हो निकालो, क्योंकि जब आप लिखोगे ना, हो सकता है आप कुछ गलत जानते हो तो मैं इसको रीड कर लूंगा तो सही कर लूंगा, या हो सकता है आप ज्यादा जानते हो कुछ तो मैं पढ़ लूंगा तो शायद मुझे कुछ पता चल जाएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग लिखो जो पता हो, और लिखने से क्या होता है आपके मन में जो है उसको बाहर निकालने से याद होता है, अब कभी भूलेगा नहीं आपको, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, नागपुर में इनका क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इनके नाम से। और मुझे लगता है अब इनके बारे में बहुत सारी बातें हो गई, है ना। संविधान सभा में जो है आपका ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ये सब वगैरह, ठीक है। संविधान के पिता कहा जाता है इनको, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इन्हें, है ना। ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है। चलो, तो ये अंबेडकर जी के बारे में इतनी बातें फिलहाल हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, नौरोजी जी के बारे में कल बताया था आपको, दादा भाई नौरोजी के बारे में कल बताया था। जल्दी से रिवाइज करो मेरे साथ, मैं बताऊंगा नहीं, लिखूंगा नहीं, जल्दी से मैं बोल रहा हूं, मेरी बातें सुन लो, शायद आपको रिवाइज हो जाए। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। इन्होंने ड्रेन एंड वेल्थ थियरी दी है, किसमें दी है? जो इनकी किताब थी, इनकी एक बुक थी, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी बुक में इन्होंने अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसी को बताया है, जिसको हम बोलते हैं ड्रेन एंड वेल्थ थियरी, ठीक है। इन्होंने दिया है दादा भाई नौरोजी ने। इसके अलावा क्या बात हम जानते हैं इनके बारे में? तो इनके बारे में हम जानते हैं इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है, ठीक है। 3 बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। पहली बार बने हैं 1886 में कलकत्ता के अंदर, दूसरी बार बने 1893 में लाहौर में हुआ था अधिवेशन, और तीसरी बार बने थे 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में। और 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में उन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो स्वराज शब्द का पहली बार जो प्रयोग किसी अधिवेशन के तहत हुआ था तो दैट इज 1906 कलकत्ता में नौरोजी जी के द्वारा किया गया था। क्लियर है? इसके अलावा स्वराज शब्द जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की देन है, ठीक है। ये जो स्वराज शब्द है वो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिखा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इसका प्रयोग नौरोजी ने किया था 1906 में। क्लियर है? 1885 में जन्म हुआ था इनका, हाँ बिल्कुल याद रखना है, 1825 में, है ना, 1825 में जन्म हुआ था, कल बताया था ये, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक और पत्रिका है इनकी, जिसका नाम है दैट इज द राफ्ट गुफ्तार, ठीक है। इनकी एक पत्रिका है, क्या नाम है? राफ्ट गुफ्तार नाम की एक पत्रिका है दादा भाई नौरोजी जी की। क्लियर है? और आपको क्या जानना है दादा भाई नौरोजी जी के बारे में? स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र, महाअंशुल जी, बिल्कुल सही बात है, करंट अफेयर में बताया था, है ना। बाबा साहेब अंबेडकर जी की स्टैचू है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो आपका महाराष्ट्र के अंदर है, लातूर में, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो दादा भाई नौरोजी के बारे में हो गया,
ठीक है, हो गया, क्लियर है। और नेशनल इनकम के बारे में पहली बार बात इन्होंने की थी, दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहली बार भारत में नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय का पता लगाने का काम इन्होंने किया था। ठीक है, और क्या याद रखना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, ब्रिटेन की संसद में जाने वाले पहले भारतीय थे, है ना, इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आपको क्या जानना, भाई भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक बात है। संविधान सभा में ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, है ना, संघ शक्ति समिति यानी कि यूनियन पावर कमेटी के ये चेयरमैन थे। इसके अलावा आपको जानना है कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, कल ही लिखवाया था, कल की क्लास में इनकी बुक के नाम लिखवाए थे जवाहरलाल नेहरू के, जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो और कमेंट में लिख दो जिनको नहीं पता। ठीक है, तो कौन कौन सी बुक थी भाई, इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की, दूसरी क्या लिखवाया था, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री दूसरा लिखवाया था, तीसरा अ बंचेस ऑफ ओल्ड लेटर्स, अ बंचेस ऑफ ओल्ड लेटर, चौथा एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी ये भी नेहरू जी की थी। इसके अलावा अ लेटर टू हिज डॉटर, ठीक है, अ लेटर टू हिज डॉटर, ये 5 जो है इनकी प्रकाशन है इनकी नेहरू जी की। ठीक है, नेहरू जी का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट याद रखना, इनका एक न्यूज़पेपर था, ठीक है, नेशनल हेराल्ड नाम का, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट कर लेना, नेहरू जी के नाम से एक न्यूज़पेपर था, दैट इज नेशनल हेराल्ड। ठीक है, नेशनल हेराल्ड 1938 में जो है ये न्यूज़पेपर आया था, दैट इज लखनऊ में पहली बार इसका प्रकाशन हुआ था। क्लियर है, क्लियर है, बताओ रिवाइज हो रहा है, आ रहा है समझ में कुछ, ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में। मैंने कहा ना अगले महीने पेपर है सीजीएल का, फिर उसके अगले महीने सीएचएसएल का, मतलब लगातार 2-3 महीने पेपर लगे हुए हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से ताबड़तोड़ आएगा भाई, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, एक प्रश्न ऐसा नहीं होगा। करंट अफेयर में अलग से ले रहा हूं आपका, ठीक है, करंट अफेयर भी आएगा, अलग से ले रहा हूं, जनवरी से मई तक का करंट अफेयर का मैराथन दे दिया हूं आप लोगों को, आना आप लोग करा होगा, क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, और जीके का डेली क्लास हो रहा है 5 बजे, कर लो, जीके का टेंशन खत्म हो जाएगा। बहुत किताबों के पीछे मत भागो, बहुत नोट्स के पीछे मत भागो, बहुत ढेर सारे चैनलों के पीछे मत भागो, है ना, बहुत लोग आपको भरमाएंगे, बहुत लोग आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे। स्मार्ट इसका दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है, आप कहीं भी पढ़ो लेकिन आप ये देखो कि जो आप पढ़ रहे हो वो कंटेंट कैसा है, ठीक है ना, तो दिमाग लगा के पढ़ना, समझ, ठीक है ना। चलो तो हो गया, क्लियर है, नेहरू जी के बारे में भी जान गए आप लोग, अंबेडकर जी के बारे में भी जान गए आप लोग, और आप इनके, हाँ, एमएन रॉय के बारे में आप लोग नहीं पढ़ते हो आप लोग कभी, है ना, एमएन रॉय के बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है कभी, या ये कभी नाम नहीं आता है सामने, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गलत होते हैं। तो जल्दी से कॉपी में एमएन रॉय के बारे में लिख लो। तो एमएन रॉय के बारे में जल्दी से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलो नोट करना जरा एमएन रॉय के बारे में। तो चलो एमएन रॉय के द्वारा लिखी गई किताबों के नाम लिख लो बस, ठीक है, एमएन रॉय के द्वारा लिखी गई किताबों के नाम, क्योंकि ये बहुत कम आता है कभी कभी क्वेश्चन में, और बहुत कम लोग जानते भी इनके बारे में। जो इनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं वो बहुत रेयर आप लोगों को पता होता है। तो सबसे पहला बात तो आप सभी जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया सबसे पहली बार इन्होंने दिया था, ठीक है, संविधान का विचार, ठीक है, संविधान का विचार 1934 के अंदर जो है वो इन्हीं का माना जाता है कि जो संविधान सभा का जो सबसे पहली बार ऑफिशियली रूप से जो डिमांड हुआ था वो एमएन रॉय ने करा था, ठीक है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। चलो अब इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं कुछ, वो वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है भाई, ठीक है। तो पहली किताब लिखिएगा साइंटिफिक पॉलिटिक्स, एमएन रॉय के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं। पहला है साइंटिफिक ऑफ पॉलिटिक्स या साइंटिफिक पॉलिटिक्स, ये बुक का नाम याद रखना बस आप लोग, ठीक है। एमएन रॉय की ये बुक थी साइंटिफिक पॉलिटिक्स, क्लियर है। इसके अलावा बियॉन्ड कम्युनिकेशन, इसके अलावा इनकी बुक है बियॉन्ड कम्युनिकेशन, बियॉन्ड कम्युनिकेशन, भाई बुक का नाम है, ये हिंदी इंग्लिश एक ही समान है भाई, है ना। तो अब इसे मत कहना कोई कि सर हिंदी में बता दो, जहां बताना होता है वहां सब बता देता हूं, ठीक है। बियॉन्ड कम्युनिकेशन ये बुक का नाम है, साइंटिफिक पॉलिटिक्स, बियॉन्ड कम्युनिकेशन और न्यू ओरिएंटेशन, ठीक है। 3 किताबें हैं एमएन रॉय जी की जो आपको याद रखनी है, ठीक है। न्यू ओरिएंटेशन, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लो, याद रखना एमएन रॉय के द्वारा ये 3 किताबें लिखी गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म, हाँ साक्षी जी बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया जो है वो 1934 में पहली बार एमएन रॉय के द्वारा ऑफिशियली डिमांड किया गया था, यानी कि संविधान सभा का औपचारिक रूप से मांग करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। संविधान सभा का औपचारिक रूप से मांग करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे एमएन रॉय जी। लेकिन इनके द्वारा ये जो किताब है ना, ये याद रखना भाई, इनकी जो ये बुक्स हैं ये याद रखना सब, ठीक है, ये याद रखना सब।
साइंटिफिक पॉलिटिक्स, बियॉन्ड कम्युनिकेशन एंड न्यू ओरिएंटेशन। ठीक है, अब ये जब एग्जाम में ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं, सारे बड़े लेवल के और अच्छे लेवल के एग्जामों में आ चुके हैं, तो ये सबके बस की बात नहीं होती है क्वेश्चन करना। ठीक है, क्योंकि अब ट्रेंड एग्जाम में आप भी जानते हो बदल गया है, घिसा पिटा क्वेश्चन सबको आता है, सबको पता है। आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हो ना, सबको पता है कि संविधान सभा का औपचारिक रूप से मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति एम.एन. रॉय थे। कोई बड़ी बात तो है नहीं, सबको नंबर मिलेगा बराबर, है ना। आप ऊपर कैसे जाओगे, आप ऊपर तैसे जाओगे जब आपको ऐसे क्वेश्चन के बारे में जानकारी होगी। समझ रहे हो सब, दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो एक डायग्राम जो मैंने लगाया था, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, तो दैट इज द भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, वो क्वेश्चन में आपने देख लिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप बताओ, है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर करो, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, जरा इसका उत्तर करना। चलो भाई जल्दी बताओ इसका उत्तर, थोड़ा सा ये यूनिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी तक आप में से किसी ने नहीं देखा होगा, है ना, किसी ने नहीं देखा होगा। चलो क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और मेरी बातों को सुन लो, याद रख लेना। ऐसे क्वेश्चन को याद रखना पड़ता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को याद रखना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द कांग्रेस डिक्लेयर 9 मई टू बी इथोपिया डे। इथोपिया डे, ठीक है, इथोपिया डे, यानी कि हिंदी में लिखा है 9 मई के दिन कांग्रेस ने इथोपिया दिवस क्यों घोषित किया। ठीक है, तो एक बात याद रखना, बस इस क्वेश्चन में मैं साइड में हूं ताकि क्वेश्चन बड़ा है आप लोग रीड कर पाओ। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं साइड में हूं, रीड कर पाओ। चलो अब एक बात समझना, इधर आ जाता हूं मैं। ठीक है, एक बात समझना, इथोपिया दिवस जो है कांग्रेस ने 9 मई को क्यों घोषित किया। ठीक है, 9 मई को क्यों घोषित किया, इसका कारण यह है कि इटली ने इथोपिया पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, इटली ने इथोपिया पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। तो इटली जो देश है ना, ये जो इटली है, इसने इथोपिया पर अटैक कर दिया था, इथियोपिया पर अटैक कर दिया था। कब अटैक किया था, तो 9 मई, याद रखना 9 मई 1936 को। ठीक है, 9 मई 1936 को इटली ने इथोपिया पर अटैक कर दिया था। तो भारतीयों ने यानी कि इंडियन ने क्या किया, इथोपिया को सिंपैथी देने के लिए ये दिवस घोषित किया। ठीक है, ये दिवस इसीलिए घोषित किया गया ताकि हम इथोपिया के साथ अपना साथ दिखा पाए। सिंपैथी होता है ना, सिंपैथी होता है ना, वही व्यक्त करने के लिए हमने ये दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है ना, तो इथोपिया दिवस जो है कांग्रेस ने उस समय घोषित किया 9 मई 1936 को, जो है 1936 को इटली ने इथोपिया पर अटैक कर दिया था और इसीलिए एक सिंपैथी दिखाने के लिए भारतीयों ने या कांग्रेस पार्टी ने उस समय शुरू किया था, दैट इज इथोपिया डे। क्लियर है, क्लियर है। अटैक बाय इटली इन 1956 नहीं, 1956 नहीं, दैट इज द 1936, है ना। एक बार आप चेक कर लेना इसको, ठीक है ना, 1936। तो इसका सही उत्तर क्या दिख रहा है आपको, बिल्कुल एक बार समझना है बस, इटली ने इथोपिया पर अटैक कर दिया था, इतना बस आपको ध्यान रखना है। इटली ने इथोपिया पर अटैक कर दिया था, इसीलिए इथोपिया डे मनाया गया। तो आप देख सकते हो कहां पे क्वेश्चन है, हाँ दैट्स द सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन है आपका करेक्ट। ठीक है, बिकॉज इथोपिया वॉज अटैक्ड बाई इटली इन अर्ली 1936 एंड देयर रेसिस्टेंस वॉज कंसिडर्ड फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इथोपिया का ये फ्रीडम स्ट्रगल था 1936 में। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल था, यहाँ पे इटली ने अटैक कर दिया था, तो एक भारतीयों ने इसको एक दिवस के रूप में मनाया। क्लियर है, क्लियर है, इसको ऐसे याद रख लेना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे याद रखना, अगर पेपर में आता है तो ऐसे ही आ जाएगा। अगर आपको मेरी बात याद रहेगी कि सर ने बताया था इटली ने इथोपिया पर 1936 में अटैक किया था, तो इसलिए इथोपिया दिवस मनाया गया। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन को आपको नहीं समझना। ठीक है, जितना जानना था मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आज तक आप लोगों ने नहीं देखा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को करा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज देखो मैंने पहले ही बोला था, कल भी कहा था कि जो ये सीरीज में करा रहा हूं इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे और ट्रिकी क्वेश्चंस भी होंगे। सारे क्वेश्चन का सम्मोहन है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना, घबराना नहीं कि क्वेश्चन टफ है। भाई टफ है तो क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना। टफ है या इजी है, क्या मतलब है, इजी रहेगा तो फिर पढ़ने क्यों आए हो, है ना। चलो, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट बताना है अबाउट लॉर्ड कर्जन के बारे में। आपने लॉर्ड कर्जन के बारे में तो खूब पढ़ा होगा। ठीक है, भारत में वायसराय था लॉर्ड कर्जन, इसके बारे में तो आपने खूब पढ़ा होगा, लेकिन अब इसकी बात मैंने करी इंटरनेशनल अफेयर्स को जोड़ करके, यानी अंतरराष्ट्रीय मामले। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। सही बताना है आपको, कौन सा करेक्ट है, गलत नहीं बताना, सही बताना। चलो बताओ, फटाफट बताओ। ऑप्शन है
He advocated a Pacific policy. He wanted to establish a British sphere of influence over the Persian Gulf and Sistan. He wanted England and Russia to become friends against China. He wanted to lead a flag waving mission to the America. साइड में है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। चलो अब क्वेश्चन समझो। देखो लॉर्ड कर्जन के बारे में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, लॉर्ड कर्जन के बारे में जैसे हम लोग नाम सुनते हैं तैसे दिमाग में आ जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। आता है कि नहीं भाई? पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना, यानी कि बंगाल का विभाजन हुआ था इनके टाइम पे, ठीक है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया था। रटा हुआ क्वेश्चन, हम लोग बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं ना, बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। लेकिन अभी क्वेश्चन में इंडिया के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा है, लॉर्ड कर्जन का बात कर रहा है कि वो उनकी सोच इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर के क्या थी, अंतरराष्ट्रीय मामले को लेकर के क्या थी। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जो लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय था, ठीक है, ये जो भारत में वायसराय था ना, इसके बारे में बता दूं तो ये 1899 से 1905 तक भारत में वायसराय रहा है। इनका कार्यकाल, है ना, जो टेन्योर रहा है वो 1899 से 1905 तक भारत में इनका वायसराय के पद पे कार्यकाल था, ठीक है। हमें बात करनी है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इनकी जो सोच थी ये पर्शियन गल्फ में जो है ब्रिटिश एम्पायर को फैलाना चाहता था, है ना। लॉर्ड कर्जन जो है वो पर्शियन गल्फ में जो है वो ब्रिटिश एम्पायर को फैलाना चाहता था। मतलब ये चाहता था कि जो फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, वहां पे भी ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो जाए। जैसे भारत में ऑलरेडी शासन कर रहा था ब्रिटिशर, भारत ऑलरेडी गुलाम था, तो ये चाहता था कि पर्शियन गल्फ वाला जो क्षेत्र है, फारस की खाड़ी वाला जो एरिया है, वहां पर भी ये शासन करें। ये इसकी सोच थी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर पे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ ब्रिटिश स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस ओवर द पर्शियन गल्फ एंड सिस्तान, है ना, फारस की खाड़ी की तरफ ये ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाना चाहता था। यही इसका सही उत्तर होना है, ठीक है, क्लियर है। बी ऑप्शन करेक्ट है डॉली जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो अब ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि पर्शियन ऑफ गल्फ यानी फारस की खाड़ी जो है वो है कहाँ पर, ठीक है, मैप में कहाँ पर है। और एक बात और जानना है आपको कि फारस की खाड़ी से क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, पर्शियन ऑफ गल्फ से क्वेश्चन आता है पेपर में, तो पहले एक बार मैप देखो जरा। चलो ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैप देखते हैं जरा, आ जाओ सभी, एक मिनट मैं आपको मैप दिखाता हूँ, रुको, कहीं तो लगाया था मैंने मैप यार, हाँ जी। चलो तो एक बार बताओ ये दिख रहा है आपको, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये मैप आपको दिख रहा है पर्शियन गल्फ। ये दिस इज द पर्शियन गल्फ, ये पर्शियन गल्फ है और ये आपकी पूरी कंट्री इसके सामने जो कनेक्टेड है, जो देश इसके साथ लगे हुए हैं, फारस की खाड़ी है, ये पर्शियन गल्फ है और इसके साथ जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं। तो क्या आपको दिख रहा है ये? जल्दी कमेंट करके बताओ दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, जल्दी बताओ। पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे ये सराउंडिंग कंट्रीज हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी वाले रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा देश फारस की खाड़ी से नहीं लगता है या कौन सा देश फारस की खाड़ी से लगता है, यानी पर्शियन गल्फ से लगता है, तो आपको पता होना चाहिए। दिख रहा है? यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो कौन कौन से देश कनेक्ट है पहले वो नोट कर लो कॉपी में, ठीक है, नोट कर लो। पर्शियन गल्फ है और कितने देश आते हैं पर्शियन गल्फ के अंदर, तो देखो ये इराक वाला पोर्शन है, ठीक है, अबे रुक जा भाई, छोटा हो जा तू थोड़ा सा पहले, हाँ ये इराक वाला पोर्शन है, पहला देश लिखते रहो, यहाँ पे मेरा पेन नहीं चलेगा, ठीक है, इराक हो गया, यहाँ पे कुवैत हो गया, 2 हो गया, इराक, कुवैत, बहरीन हो गया 3, ठीक है, बहरीन हो गया 3, इसके बाद यहाँ पे कतर, ठीक है, देखो कतर हो गया 4, सऊदी अरब, देखो यहाँ पे सऊदी अरब है 5, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, ये सब देखो पर्शियन गल्फ है, देखो ये पर्शियन गल्फ बना हुआ है ना, फारस की खाड़ी बना हुआ है, ठीक है, 5 हो गया, ओमान हो गया 6, ठीक है, ओमान हो गया 6, उसके बाद कहाँ पे आना है, 6 हो गया, और यहाँ पे ईरान हो गया, ठीक है, ईरान हो गया 7 और 8 होना चाहिए भाई, 8 होना चाहिए क्योंकि पर्शियन गल्फ में 8 कंट्री है इसके सराउंडिंग में। कौन सा छूट रहा है यार मेरे से? यूएई, हाँ यूएई छूट गया था, 8 हो गया। देखो एक बार फिर से, इराक 1, कुवैत 2, बहरीन 3, कतर 4, सऊदी अरब 5, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स 6 और ओमान 7 एंड द ईरान 8 यानी कि ये 8 कंट्री हैं जो पर्शियन गल्फ से लगती हैं। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, क्वेश्चन मान लो बैठे हो एग्जाम हॉल में, पेपर आपके सामने है, क्वेश्चन पूछेगा भैया इनमें से कौन सा देश फारस की खाड़ी से नहीं लगता है, यानी कि कौन सा देश है जो पर्शियन गल्फ से कनेक्ट नहीं होता, तो भाई आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको मैप से दिखा दिया, आप कॉपी में अगर नोट कर पा रहे होगे तो कर लेना, ठीक है, समझ पा रहे हो साहब, पर्शियन गल्फ।
अब दिमाग में लगाओ कौन कौन से देश थे, है ना, रटना नहीं है कि ये नहीं बोगो की तरह बैठ के रटे जा रहे हैं, रटना नहीं है, दिमाग लगाओ कि कौन कौन से देश हमने मैप में देखे थे, है ना, दौड़ाओ यार, इतनी तो क्षमता होनी चाहिए हमें। मूवी देखते हैं हम लोग बैठ के 3 घंटा, हमें एक एक सीन याद रहता है, ठीक है। हम 4 दिन पहले कौन सा खाना खाए रहते हैं, भैया पूरी सब्जी खाए थे कि छोला भटूरा खाए थे कि मुर्गा खाए थे, मछली खाए थे, याद रहता है कि संडे को हम मछली खाए थे, उसके संडे को हम अंडा खाए थे, ये याद रहता है। हमें ये याद नहीं रहता कि फारस की खाड़ी से कौन सा देश कनेक्ट है ना, कैसे नहीं याद रहता है? तो क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं रहता है। कंसंट्रेशन दिखाओ ना, यहाँ भी मैसेज याद रहता है कि भाई 2 दिन पहले उसने वो मैसेज किया था, है ना, 2 दिन पहले तुमने आई हेट यू कहा था, है ना भाई, 4 दिन हो गया लव यू नहीं बोले, तो भाई ये तो याद रहता तुम लोगों को, लेकिन ये ना याद रहता। हाँ, याद करो। चलो क्लियर है 8 देश पर्शियन गल्फ से। चलो आगे बढ़े ना। अब एक बात याद रखना कि इनमें से 2 देश अगर मैं निकाल दूं, इनमें से इराक और ईरान को अगर मैं निकाल दूं तो एक संस्था बनती है जीसीसी नाम की संस्था। इराक और ईरान को निकाल के, ठीक है, इराक और ईरान को निकाल दूं तो एक संस्था बनती है जीसीसी नाम से, उनमें 6 देश आते हैं। जीसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 6 कंट्री आते हैं। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, जीसीसी एक संस्था है जिसका नाम है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, उसमें 6 देश आते हैं, उसमें इराक और ईरान को छोड़ करके बाकी के 6 देश आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, समझ गया क्वेश्चन। पर्शियन गल्फ, यहाँ पे इसका मैंने मतलब आपको समझाया है, ठीक है। पर्शियन गल्फ में हमने कितने देश है? पर्शियन गल्फ में 8 देश हैं भाई, 8 देश हैं, ठीक है, 8 कंट्री हैं, बिल्कुल याद रखना है कॉपी में, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जीसीसी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जीसीसी। इसका क्या मतलब है? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, ठीक है। जीसीसी एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है ये, ठीक है। और इसमें 6 देश आते हैं, ठीक है। जीसीसी में कितने देश आते हैं? 6 देश आते हैं। तो इराक और ईरान को निकाल देना, तो वो 6 देश जीसीसी में आ जाते हैं, ठीक है। और जीसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरब में है, ठीक है, सऊदी अरब में। और इसकी जो स्थापना है वो 1981 में हुई थी। अरे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे आपका WHO है, जैसे आपका IMF है, वैसे गल्फ कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो गल्फ देश है, गल्फ मतलब जो खाड़ी वाले देश हैं, मतलब कि जो तेल वाले देश हैं, समझ रहे हो। तो जीसीसी में कितने देश कनेक्ट हैं? 6 देश कनेक्ट हैं। इराक और ईरान को निकाल देना जो पर्शियन गल्फ में थे, ठीक है, वो 6 देश यहाँ पर आ जाएंगे। स्थापना कब हुई थी? 81 में हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सऊदी अरब के अंदर है। बताओ क्लियर है? क्या कह रहा है मोहित कुमार? कह रहा है मूवी में तो मजा आता है ना सर जी, तो यहाँ नहीं मजा आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं तो। पिट जाओगे सब अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो, यही होगा। अगर ऑफलाइन में बैठे होते ना तो सच में पीटते भाई, है ना, भगा देते क्लास से। ध्यान रखना, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखो बहुत जितनी बात बता रहा हूँ ना, नोट करना, मेरा टारगेट है बस आपके एग्जाम तक इतना क्वेश्चन करा दूंगा मैं, जो है कि आप लोग समझ जाओगे कि हाँ लेवल है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर सेशन आपको सच में अच्छा लगे ना तो आप लोग जरूर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर किया करो। आप लोग सोशल मीडिया सब यूज करते होगे, है ना, तो हर जगह क्लास को जरूर शेयर करा करो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, ठीक है। और सेशन को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, अगर अच्छा लगे सेशन तो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? हु सेट अप द महामंडल, भारत स्त्री महामंडल होगा यहाँ पे, थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक होगा लेकिन कोई नहीं। यहाँ पे देखो पूछ रहा है भारत स्त्री महामंडल जिसकी पहली बार 1910 में इलाहाबाद में बैठक हुई थी, इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, भारत स्त्री महामंडल, है ना, ऐसे लिखते हैं, भारत स्त्री महामंडल। क्लियर है? भारत स्त्री महामंडल जो है इलाहाबाद में इसकी पहली बैठक हुई थी, 1910 में स्थापना हुई थी। और किसने किया था? ये महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए था, है ना, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए था, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये भारत में पहली बार एक संस्था बनाई गई थी। दैट इज द करेक्ट उत्तर होगा इसका, याद रखना, भारत स्त्री महामंडल का सरस्वती चौधरानी। ये नाम आपको ऐसे याद रख लेना है, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिना हाथ पैर वाले, ठीक है, बिना हाथ पैर वाले मतलब कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस ये आपको याद कर लेना होता है। बिल्कुल अगर
आता है तो ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना, भारत स्त्री महामंडल की जो स्थापना है वो सरला देवी चौधरानी जी ने की थी, और इसकी पहली बैठक इलाहाबाद में हुई थी कब? 1910 के अंदर, ठीक है, 1910 के अंदर, ये याद रख लेना आपको, है ना। यहाँ पे आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ, एक आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप पॉइंट पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, दैट इज द सरला देवी चौधरानी, है ना, फाउंडर ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपका संस्था थी भारत स्त्री महामंडल, जो ये ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या था? ये इंडिया का पहला वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। तो आप लोग एक बार जल्दी से इनकी फोटो भी देख लो ताकि आपके दिमाग में रहे कि सरला देवी चौधरी जी कैसी दिखती थी, और ये फाउंडर थी इंडियाज फर्स्ट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में फिर से दिखा देता हूं आपको, ठीक है। देखो, भारत स्त्री महामंडल नाम क्या था? इंडिया की पहली महिला संस्था थी ये, है ना, इंडियाज फर्स्ट फीमेल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द भारत स्त्री महामंडल, और 1910 में स्थापना हुई थी। याद रखो मेरे साथ, 1910 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली बैठक कहां पे हुई थी? इलाहाबाद के अंदर हुई थी, 1910 के अंदर हुई थी, ठीक है। स्थापना किसने की थी? सरला देवी चौधरानी जी ने। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? ध्यान से याद रखना सभी, है ना। चलो अब बताना एक क्वेश्चन क्या है ये। चलो तो ये करेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। दिस इज द आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। और बहुत आप लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करते हो, असहयोग आंदोलन बहुत पढ़े होगे, है ना। अब जरा इस क्वेश्चन का उत्तर करके दिखाओ, है ना। पढ़ते तो बहुत हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इस प्रश्न का उत्तर करो सब लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर? हमें बताना है कि नॉट अ फीचर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, यानी कि असहयोग आंदोलन का इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, बताना है। नॉट अ फीचर है ना, बहुत पढ़ते हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बताओ जरा, बताओ सभी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फीचर नहीं है। चलो तो देखो, बेसिक बात है, आप सभी जानते हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो आपका 1 अगस्त जो है 1920 को शुरू हुआ था, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था, दैट इज असहयोग आंदोलन जिसको आप बोलते हो, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, है ना। 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हुई थी, और इनकी डेथ पर ही जो है गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। क्लियर है? चलो अब एक बात समझना कि इसमें किसने, जैसे 4 ऑप्शन है आपको, है ना। इसका सही उत्तर तो मैं आपको बता दूं कि सही उत्तर होने वाला है दैट इज द नहीं, मिडिल क्लास पार्टिसिपेट, है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि द मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड इन वेरी लार्ज नंबर इन द मूवमेंट, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो मिडिल क्लास है यहाँ पर, इस मूवमेंट में मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन बिल्कुल 9 के बराबर था, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होने वाला है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होने वाला है। जो लिखा है कि इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग ने भाग लिया था, तो नहीं, ऐसा नहीं था। असहयोग आंदोलन में मध्यम वर्ग की संख्या बहुत कम थी, मिडिल क्लास फैमिली की संख्या बहुत कम थी। हमसे गलत पूछा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, सबका उत्तर ठीक है, सबका उत्तर ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मिडिल क्लास फैमिली कहीं जल्दी भाग नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करती, है ना। जैसे आप देखो कहीं भी आपके घर के आसपास कहीं भी क्षेत्रों में आप देखते हो, कहीं मान लो 2 बाइक में टक्कर हो गई या 2 कारों में टक्कर हो गई, है ना। तो हम क्या करते हैं? हम बैठे रहते हैं, मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं बैठे रहते हैं, आराम से देखते हैं तमाशा, है ना, कि जब तक दोनों तरफ से लड़ाई झगड़ा ना शुरू हो जाए, एक थप्पड़ उधर से ना लगे, एक थप्पड़ इधर से ना लगे, है ना। तो हम मजे लेने के लिए बैठते हैं, है ना। वो कौन होते हैं? जो बैठे रहते हैं बस मजे लेने के लिए बैठते हैं कि हाँ चलो ठीक है अभी लड़ाई हो जाए, 2-3 थप्पड़ पहले पड़ जाए फिर जाएंगे बचाने के लिए, है ना, कि भाई हटो हटो क्यों लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो वो ऐसे लोग कौन होते हैं, है ना, ऐसे लोग होते हैं मिडिल क्लास वाले लोग, जो बैठे रहते हैं, मतलब कुछ करना नहीं रहता है, बैठे रहते हैं ना, तो वो चीज़ है। तो मिडिल क्लास वाले जल्दी कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, समझ रहे हो। मिडिल क्लास वाले लोग जल्दी कहीं भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो बस ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लेना आपको क्वेश्चन को कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें मिडिल क्लास के लोग जो है ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए थे, है ना। तो हमारा बी उत्तर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ पाया कि नहीं, रिलेट कर पाया कि नहीं, है ना। होता है ना, हम लोग बैठे रहते हैं, चाय की दुकान पे बैठे रहते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है कहीं, है ना, पहले देखते हैं थोड़ा हो जाए, ईटा पत्थर चल जाए पहले फिर चलेंगे, है ना। ऐसे मजा क्या आएगा, पहले कुछ होगा ही नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन काफी हार्ड है सर जी, तो हार्ड है तो करो ना, करोगे नहीं क्या? अब सीजीएल का पेपर दोगे, मेंस में बैठोगे तो मेंस में क्या आपसे पूछेगा क्या कि भारत की राजधानी बताइए या बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऐसा प्रश्न मत सोचो अब, ठीक है, ऐसा प्रश्न नहीं सोचो। आप ये सोचो क्वेश्चन ये पूछेगा कि बंगाल के विभाजन के क्या कारण थे, ठीक है, बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, समझ रहे हो। ये नहीं पूछेगा बंगाल का विभाजन कब हुआ, अबे सबको पता है यार, ये सबको पता है, ये समझ रहे हो। तो लेवल आपका वही रखा जाएगा, क्योंकि जब मैंने प्रॉमिस किया आपसे कि सारा प्रश्न आपको दिखेगा पेपर में, तो निश्चित रूप से वो तैयारी भी आपको उस लेवल पे करनी है, ठीक है, और हम पूरा प्रयास करेंगे आपके लिए, ठीक है ना।
ये सीजीएल मेंस लेवल तो छोड़िए मोहित जी, ये पीसीएस के लेवल तक का भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन ना पीसीएस तक में आते हैं, ठीक है, तो उसमें डोंट वरी, आप बस क्लास करते रहो। जीके की तो आप ऐसी की तैसी कर लोगे किसी भी एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो आप पीसीएस का पेपर देखोगे, आरओ का पेपर देखोगे, सीजीएल मेंस हो, प्री हो, सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, ऑल इन वन होता है ना, कहते हैं ना ऑल इन वन, तो भैया ये क्लास वही है, ठीक है। चले, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, अगर ऐसे क्वेश्चन का अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना तो बेसिक क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। आप ये सोचो ना, जब आप हार्ड क्वेश्चंस को बड़े इजीली सॉल्व कर पाओगे तो जो इजी वाले क्वेश्चन होंगे वो तो आप बड़े इजीली कर लोगे। तो डोंट वरी, बिल्कुल तैयारी अच्छे से करो, डेली 5 बजे क्लास करो, और बहुत सारा चीज आप देखोगे आने वाले 15-20 दिन के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो बूस्ट अप होगा वो अपने आप में बहुत ऊपर हो जाएगा, ठीक है भाई। सर एक बार और यूपी जीके की क्लास ले लीजिए वीडियो के पेपर के पहले। बिल्कुल डॉली जी, वीडियो के पेपर के पहले एक मैराथन का प्लान कर रहे हैं, और वीडियो एग्जाम से पहले आपको एक और अच्छी सी मैराथन, क्योंकि आप जानते हो मेरे जो क्लासेस होते हैं वो काफ़ी इस तरीके से होते हैं कि आपको क्वेश्चन का लेवल हर तरीके से मिले, तो क्वेश्चन बनाने में समय लगता है, निश्चित रूप से उस पर तैयारी चल रही है, और जल्दी ही आपको वीडियो से पहले आराम से एक अच्छा सेशन मिल जाएगा, डोंट वरी, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया कर दो भाई, और वीडियो को सभी लोग अपने सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करो, ठीक है। और डेली अपने साथ कम से कम डेली 2 दोस्तों 3 दोस्तों के साथ क्लास में लेकर के आइए कि भाई चलो क्लास करने, और तैयारी के लिए मोटिवेट करो सबको, जो भी आपके फ्रेंड हैं जो तैयारी नहीं करते उनको मोटिवेट करो, तैयारी करने के लिए बोलो, और कर सकते हो, है ना, कोई भी कर सकता है ये चीज, ठीक है। चलो तो क्लास को कर सकते हैं, यहाँ पे विराम देते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखो। सर ज्योग्राफी में मैप देखना बताओ सर। हाँ बिल्कुल, प्लान बहुत सारे हैं, है ना, बस टाइमिंग का भी मिसमैचिंग हो रहा है, सब करेंगे, डोंट वरी। प्लान पूरी है कि आपको जीके जीएस में कोई दिक्कत ना है, ठीक है। चलो तो क्लास को यहीं पे करते हैं एंड अप, है ना। अपना ध्यान रखना सभी, कल फिर आते हैं 5 बजे, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, ध्यान रखिए, टेक केयर और जय हिंद।